हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आपको कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम मर्जर, एक्विजिशन और शेयर कैपिटल के बारे में, हमारे अमलगमेशन के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे मिलते जुलते अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ जो बीच में कोई भी डिफ़िकल्ट टर्म आएगा या कोई भी ऐसा चीज़ लगती है तो वहाँ पर हम उनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज़, यानी कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी जो होती है उसको आपको बताना है मिनिमम कितना होती है। इश्यू प्राइस का 10% या फिर 1 रुपी पर शेयर, 50% होती है आपकी फेस वैल्यू से, या फिर 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। बताइए मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी होगी। देखिए, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी की बात की गई है तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो हमारा कंपनी एक्ट है उसमें ये बताया गया है कि हमें जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वो हमारे शेयर के फेस वैल्यू का 5% होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन है वो 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर ये क्लियर है, और भी ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट इन द टाइम ऑफ अमलगमेशन इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर का जो ओरिजिनल अमाउंट है, ठीक है, वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जब हम अमलगमेशन करते हैं, तो वो वेंडर की जो बुक्स हैं उसमें किस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमलगमेशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। अमलगमेशन का मतलब होता है, एक कंपनी कोई 2 कंपनी है वो एमलगमेट हो रही हैं आपस में, और एक न्यू कंपनी वहाँ पर बन रही है, यानी कि एक न्यू एंटिटी वहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर जो जो पहले 2 कंपनी थी उनकी जो भी असेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं वो दोनों साथ रहेंगी, लेकिन एक नए फॉर्म में एक नई कंपनी क्रिएट होगी। ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रोसेस अमलगमेशन। अब वहाँ पर इस समय पर जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो ओरिजिनल अमाउंट है वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वेंडर कंपनी के। बताइए क्या लगता है आपको, किस में ट्रांसफ़र होना चाहिए। देखिए, इस तरह का कोई भी प्रोसेसिंग के टाइम पर कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जिससे कि किसी को किसी तरह का लॉस ना बियर करना पड़े। तो देखिए, इस तरह का जो अमाउंट है वो हमारा ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में, क्योंकि ये जो अमाउंट बताया जा रहा है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बताया जा रहा है अमाउंट, तो वो उन्हीं के शेयर होल्डर के जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि ये अमलगमेशन से किसी भी शेयर होल्डर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और उनका वहाँ पे जो राइट है वो वहाँ पे सेफ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। When a purchasing company pays purchase consideration, it will be debited to। बताइए, जब परचेजिंग कंपनी परचेज कंसिडरेशन को पे करती है तो वो कहाँ पर डेबिट होगा। लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट, असेट अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जब भी हम परचेजिंग कंपनी की बात करते हैं कि जब भी परचेजिंग कंपनी यानी कि जो परचेज कर रही है वो परचेज कंसिडरेशन देगी तो वो हमारा डेबिट किस में होगा, जो सेलिंग कंपनी है उसी को तो देगी वो अमाउंट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट, क्योंकि जो सेलिंग कंपनी है उसके लिक्विडेटर को वो अमाउंट पे किया जा रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिजनेस परचेज अकाउंट नहीं होगा और ना ही एसेट अकाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो वो उस कंपनी को पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
If the amalgamation is in the dash, the journal reserve or profit and loss account का balance will not be shown in the balance sheet. यानी कि अगर हम बात करें amalgamation की, तो जो हमारा जर्नल रिजर्व है या P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। किस समय पे? अमलगमेशन अगर हमारा किस तरह का है बताइए। हम अपनी बैलेंस शीट में कब शो नहीं करेंगे? जब हमारा अमलगमेशन परचेज फॉर्म में होगा, यानी कि जब हमने कोई भी कंपनी को परचेज किया है, ठीक है, और वहाँ पे परचेज कंसिडरेशन दिया है, तो अगर वो परचेज की फॉर्म में है तो वहाँ पर हमारा P&L अकाउंट और जर्नल रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे वो उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका फॉर्म ऑफ परचेज। फॉर्म ऑफ मर्जर में तो शो किया जाएगा, नेट असेट मेथड एंड कंसिडरेशन मेथड, इन सब में शो किया जाएगा, लेकिन परचेज में क्या होता है कि आपने वो अमाउंट उसको पे कर दिया है, तो अब आपका जो बैलेंस है आप उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे, क्योंकि इन सब के लिए आपने उसको पे ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ कंपनी ए परचेज मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी, व्हाट इट इज कॉल्ड? बताइए। यानी कि दो कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड बी, कंपनी बी के ज़्यादातर शेयर कंपनी ए ने परचेस कर लिए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, इसका आंसर करने के लिए आपको इसका मीनिंग सबके पता होने चाहिए। आप एक बार आंसर बता दीजिए अगर आप किसी को थोड़ा सा भी थोड़ा हिंट है तो, नहीं तो फिर इसके बाद हम पहले इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको आंसर। देखिए, अमलगमेशन अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। अमलगमेशन क्या होता है? एक कंपनी जब दूसरे कंपनी के साथ मिलती है तो वो क्या करती है, दोनों कंपनियां मिलके एक न्यू कंपनी प्रिपेयर करती हैं, यानी एक न्यू कंपनी बनती है, और इस न्यू कंपनी की जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो दोनों कंपनी की मिला के होती हैं, यानी कि दोनों कंपनी की जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी वो दोनों फॉर्म होके एक न्यू कंपनी बनाएंगी। तो वो हो गया हमारा अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन वो होता है जब एक कंपनी दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी की जो एंटिटी है वो एग्जिट रहती है, दूसरी खत्म हो जाती है, यानी कि एक कंपनी अपनी जो भी पहले से प्रिपेयर थी, पहले से बनी हुई थी, उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो वैसी ही रहेगी, लेकिन दूसरा अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देता है, ठीक है। टेक ओवर का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, यानी कि उसको पे अपना पूरा कंट्रोल होता है। अब मोस्टली कंट्रोल किसी पर हम कब करेंगे? जब मेजोरिटी ऑफ शेयर्स या मेजोरिटी ऑफ पूरी जो एक तरह से जो हमारा जो कंट्रोल है दूसरी कंपनी पर है, तभी तो हम उसको अपने जितने भी डिसीजन मेकिंग है या जितने भी कंट्रोलिंग पावर है हम उस पर लगा सकते हैं। वो कब लगाएंगे? जब हमारे पास उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो वहाँ पर इस सिचुएशन में एक कंपनी का कंट्रोलिंग पावर दूसरी कंपनी पे चला जाता है, यानी कि वहाँ पे एक कंपनी का जो कंट्रोल है वो दूसरी कंपनी उसको हैंडल करेगी, तो उसको बोलते हैं टेक ओवर। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये फोर्थ काट दो, तो इन तीन में से ही आपको बताना है। अब मैंने इतना आपको समझाया तो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी ने मेजोरिटी ऑफ शेयर्स दूसरी कंपनी के कर लिए हैं तो वो हमारी कहलाएगी टेक ओवर, यानी कि इसका कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? दूसरी कंपनी के हाथ में चला गया, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं। इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, while calculating purchase price the following values of assets are considered। यानी कि जब हम परचेज प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो जो असेट्स की वैल्यूज़ हैं वो किस में कंसिडर किए जाते हैं? बुक वैल्यू में, न्यू वैल्यूज़, फिक्स्ड, एवरेज वैल्यूज़ या फिर मार्केट वैल्यू? बताइए। देखिए, जब भी हम
किसी भी असेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, परचेजिंग प्राइस जब उसका कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे ऑलवेज न्यू वैल्यूज़ चेक की जाती है। न्यू वैल्यूज़ जो उसकी फिक्स्ड होती है वो देखी जाती है, यानी कि उस समय उसकी वैल्यू कितनी है, कितना उस पर ऑलरेडी डेप लग चुका है, अब उसकी क्या कॉस्ट है, तो ये चेक की जाती है। एवरेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय उस असेट की वैल्यू देखी जाती है और उसके हिसाब से फिर उसका परचेजिंग प्राइस लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, when existing company take over the business of another company or companies it is known as, यानी कि एक existing company है जिसने टेक ओवर कर लिया है बिजनेस दूसरी कंपनी का या फिर कंपनीज का, यानी कि एक कंपनी का भी कर सकता है और वो एक से ज़्यादा कंपनी का भी कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई होप ये टर्म से आप इसका मीनिंग भी समझ पा रहे होंगे, तो आंसर बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एब्सॉर्प्शन, या फिर देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है व्हेन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, यानी कि यहाँ पे साफ दे रखा है कि दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर लिया है। हम अमलगमेशन में तो ये होता है एक न्यू एंटिटी बनती है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि न्यू एंटिटी है, तो ये तो कट गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है वो उसका चेंज कर दिया जाता है, यानी इक्विटी का पोर्शन बढ़ा दिया या डेट का पोर्शन बढ़ा दिया, इस तरह से वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो हम ये बात कर रहे हैं अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ये हमारे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा हमारे पास एब्जॉर्प्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, if two companies have different accounting policies with respect to the same item, then they make necessary changes to adopt dash accounting policies। बताइए। यूनिफॉर्म, फीफो मेथड, लिफो मेथड, नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर इसका? देखिए, दो कंपनीज हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं और सेम आइटम के पर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रख रहे हैं, यानी कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है। यानी कि इसमें लिखा है ना, देन दे मेक नेसेसरी चेंजेस टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी पॉलिसी हो दोनों की, जिससे कि किसी भी तरह की ओवरलैपिंग वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो उनको ज़रूरत है कि इस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी लाने की, जिससे कि सेम आइटम पर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी वो वहाँ पे अडॉप्ट करें या फॉलो करें। फीफो मेथड इससे रिलेटेड नहीं है, ना कि लिफो होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुत सिंपल है, मैंने ज़्यादा टफ नहीं लिए हैं क्वेश्चंस, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ ऑफ द ओल्ड कंपनीज विल नॉट एग्जिस्ट इन। बहुत सिंपल है, इजीली बता सकते हैं, यानी कि दो कंपनी थी पुरानी, अब उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बताइए। क्या होगा? वो हो जाएगा अमलगमेशन, क्योंकि अमलगमेशन में क्या होता है, न्यू कंपनी या न्यू एंटिटी वहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, when liquidation expenses are paid and borne by the seller company then it is debited to। बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट या फिर नन ऑफ द अकाउंट, यानी कि जो सेलर कंपनी है उस जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो उसने खर्च किए हैं, तो इस वो जो डेबिट होंगे वो किस में होंगे?
क्या लगता है आंसर? देखिए कोई भी सेलर कंपनी है और उसने परचेजर कंपनी करती तो उसको हम गुडविल में डाल सकते थे, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ पर एज अ गुडविल उसको पे कर रही है, यानी कि उस कंपनी की कुछ तो पोजीशन होगी जिसके लिए वो ये खर्चा करने के लिए तैयार है, तो वो गुडविल में जाता। लेकिन यहाँ पे सेलर कंपनी कर रही है, तो सेलर के लिए तो एक तरह से ये खर्चा हो गया, और हमारे सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये डेबिट किस में हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है।